हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है जल संसाधन। जल संसाधन के बारे में पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर में हम जल संसाधन के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम जो हमारा चैप्टर है जल संसाधन, इसको हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत ही कम है। ये अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भूमजल स्रोत से प्राप्त होता है, यानी 3/4 जो धरातल है वो जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का जो अनुपात है वो बहुत ही कम है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनः भ्रमण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है और सारा जल है वो जलीय चक्र में गतिशील रहता है, तो जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। तो आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है। यानी ये सुनकर आश्चर्य होगा कि जब पृथ्वी का जो 3/4 जो भाग है वो जल से घिरा हुआ है और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, फिर भी विश्व के अनेक जो देश हैं, जो क्षेत्र हैं, और जल की कमी है वो कैसे है। तो ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी है वो झेलेंगे। जल दुर्बलता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए भी ये सोचना मुश्किल है कि हमें जल दुर्बलता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान है वो आता है। हमारी मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनिहारियों के चित्र हैं वो चित्रित हो जाते हैं। यानी जल के विशाल भंडार और नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए भी ये सोचना है वो बहुत ही मुश्किल है कि हमें जो जल की जो दुर्लभता है उसका सामना हमें करना पड़ सकता है। लेकिन जैसे ही जल की कमी हमारे सामने आती है, यानी जल की कमी की बात है वो हमारे सामने आती है, तो हम कम वर्षा वाले क्षेत्रों और सूखाग्रस्त जो इलाके हैं उसका ध्यान है वो हमें आता है। और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई जो महिलाएं हैं, यानी जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती जो पनियारियां हैं, उसके चित्र हैं वो हमारे सामने है वो चित्रित हो जाते हैं। और ये सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकतया जल की कमी इसके अतिशोषण और अधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहां जल की दुर्लभता हो? हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या, उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र है वो बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकी और सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में भी क्रांति लाने की आवश्यकता है। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, यानी चित्र संख्या 3.1 यानी पानी की कमी और दुर्लभता। यानी एक और इजराइल जैसे 25 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है, तो दूसरी ओर 114 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। और देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधता न होने के कारण ही वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है, जिससे वर्षा के बाद में लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी
के होते हैं और ये ही मूल कारण है कि देश में जलीय अभाव के जैसे हम उचित प्रबंधन के द्वारा ही नियंत्रित है वो कर सकते हैं। आपने टेलीविज़न विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं, परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भूमि जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा है वो खतरे में पड़ सकती है। यानी आपने टेलीविज़न के अंदर जो एड आते हैं, जो विज्ञापन आते हैं, उसमें देखा होगा कि बहुत से जो किसान हैं वो खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं और जिनसे वे सिंचाई करके वे उत्पादन है वो बढ़ा रही हैं, परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? तो इसके कारण भूमि जल स्तर है वो नीचे गिर जाता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी है वो हो सकती है और भोजन सुरक्षा है वो खतरे में पड़ सकता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर है वो प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNCs बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई हैं। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव है वो बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उसको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और उसकी काफ़ी हद तक पूर्ति है वो जल विद्युत से ही होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा के बीच की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई, अपितु उनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई हैं। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधन का अतिशोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की ही बात की है। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की है वो दुर्लभता है। तो ये दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों से ये चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद ये घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों, कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए भी ये खतरनाक है। भारत की नदियां विशेषकर छोटी सरिताएं जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई हैं और बड़ी नदियां जैसे गंगा और यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है और बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव और हर दिन है वो गहराता ही जा रहा है। इससे संपूर्ण जीवन है वो खतरे में है। स्रोत द सिटीजन्स फैक्ट रिपोर्ट CSE 1999। यानी आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें और स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं और खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे जो प्राकृतिक पारितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं। और जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। यानी आपने ये अनुभव है वो कर लिया होगा कि हमें समय की मांग है कि हम जो जल संसाधन हैं उनका संरक्षण और प्रबंधन करें और स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी जो खतरे हैं उनसे बचाएं और खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादन जो क्रियाएं हैं उनको निरंतरता से है वो सुनिश्चित करें और जो हमारा प्राकृतिक जो परितंत्र को हम निम्नीकृत होने से भी हमें है वो बचाना चाहिए। और जल संसाधनों के जो अतिशोषण है, कुप्रबंधन है, तो इन संसाधनों का जो ह्रास हो रहा है यानी ह्रास हो सकता है और जो पारिस्थितिकी संकट है इसकी समस्या है वो पैदा हो सकती है और जिसका हमारे जीवन के ऊपर है वो गंभीर प्रभाव हो सकता है। क्रियाकलाप अपने दिन प्रतिदिन के अनुभव के आधार पर जल संरक्षण के लिए एक संक्षिप्त है वो प्रस्ताव लिखें। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और संविद जल संसाधन प्रबंधन। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? पुरातत्व और वैज्ञानिक ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के
तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनाई हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने ये परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध है वो बनाए हैं। प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ। ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र है वो बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय वृहद स्तर पर बांध, झीलों और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया और कलिंग, ओडिशा, नागार्जुन कोंडा, आंध्र प्रदेश, बेनूर, कर्नाटक और कोल्हापुर, महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र के सबूत हैं वो मिले हैं। तो अपने समय की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है में से एक भोपाल झील यानी 11वीं शताब्दी में वो बनाई गई और 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब है वो बनवाया। स्रोत डाइंग विजडम CME 1997। चित्र संख्या 3.2 के अंदर आप देख सकते हो हीराकुंड बांध जो इस तरह से बना हुआ है। तो बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक हैं, यानी जो बांध है वो क्या है और ये किस तरह से जल संरक्षण और प्रबंधन में है वो सहायक हैं। तो परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे और आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए ही नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उद्योग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, यानी जहां एकत्रित जल के अनेकों उपयोग सम्मिलित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज व्यास बेसिन में भाखड़ा नागल जो परियोजना है वो जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। बांध बहते को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बांधा है जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है न कि इसके ढांचे से, यानी बांध का अर्थ है वो जलाशय से लिया जाता है न कि इसके ढांचे से लिया जाता है। अधिकतर बांधों में एक ढलवां हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर या लगातार बहता है और बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य सिंचाई के अनुसार किया जाता है और संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों की लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है और ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्यम बांध या उच्च बांधों में वर्गीकृत वो किया जा सकता है। और स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई जो समृद्ध जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय जो परियोजना है उसको औपनिवेशिक काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में दिखाया गया। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे, यानी जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर है वो कहा करते थे और इनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास है वो करेगी। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन क्रियाकलाप। परंपरागत तरीकों से बांध बनाने की कला विधि और सिंचाई कार्यों के बारे में अधिक पता लगाएं। हमने आषाढ़ में फसलें बोई, हम भद्रा में बादल लाएंगे, बाढ़ से दामोदर फैल गई है, नाव इसमें नहीं चलेगी, ओह दामोदर हम आपके पैर पड़ते हैं, बाढ़ का कहर कुछ कम करो, भादु एक साल बाद आएगा, अपनी सतह पर नाव चढ़ने दो। ये लोकप्रिय भादु गीत दामोदर घाटी क्षेत्र में गाया जाता है, यानी जो ये भादु गीत है वो दामोदर घाटी क्षेत्र में गाया जाता है और जो शोक की नदी कही जाने वाली दामोदर नदी में बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं का वर्णन ये करता है। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली
पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है और बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है और बाढ़ के दौरान और बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती हैं, जो कालांतर में अपघटित हो जाती है। बहुत सी जो परियोजनाएं हैं और बड़े बांध हैं वो नए पर्यावरणीय आंदोलनों जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं और इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के वृहद स्तर पर इस विस्थापन के कारण है और आमतौर पर स्थानीय लोगों को इनकी जमीन, आजीविका और संसाधन से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? शायद जमींदारों और बड़े किसानों को, या उद्योगपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को। गांव के भूमिहीनों को लीजिए, तो क्या वे वास्तव में ही ऐसी परियोजनाओं का लाभ उठाते हैं? तो सिंचाई के कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित है वो कर दिया गया है, जहां किसान जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं और इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकीय परिणाम हो सकते हैं। इसी दौरान उसने अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए हैं और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय है वो झगड़े आम है वो होते जा रहे हैं। उत्तरजीवियों ने हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया, परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद जब उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई, पूछते जा रहे हैं कि हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया। स्रोत एस शर्मा, वैली ऑफ द रिवर, ट्राइबल कन्फ्लिक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट इन नर्मदा वैली, ए 22/1995 से उद्धृत। क्या आप जानते हैं कि सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है? यानी जो सरदार सरोवर बांध है वो गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है और ये भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है, जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सम्मिलित हैं। तो सरदार सरोवर परियोजना गुजरात 9,490 गांवों और 173 कस्बों तथा राजस्थान 124 गांवों के सूखाग्रस्त मरुस्थलीय भागों की जल की आवश्यकता को पूरा करेगी। क्या आप जानते हैं कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई। यानी जो कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत है वो महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई थी और इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्से में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर है वो पड़ेगा। क्रियाकलाप, अंतर्राज्यीय जल विवादों की एक सूची तैयार करें। अब है मुख्य नदियां एवं बांध, यानी भारत के जो मुख्य नदियां हैं, जो बांध है वो इस मैप के माध्यम से है वो दर्शाई गई हैं। तो इस मैप के माध्यम से आप ही समझ सकते हो कि भारत की जो नदियां हैं, जो बांध हैं, वो कहाँ कहाँ स्थित हैं और कहाँ कहाँ वो बनाए गए हैं। तो इस मैप के माध्यम से आप सब कुछ इजीली है वो समझ सकते हो। तो इस तरह से गाइज हमने जो हमारा चैप्टर था जल संसाधन, इसको हमने आधा पढ़ लिया है और आधा हम अगले वीडियो के अंदर है वो पढ़ेंगे। तो गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।